जय हिंद। आज हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर साइंस के चैप्टर नंबर 18 ठोस कचरा प्रबंधन पढ़ेंगे। अंजलि और उत्कर्ष अपने दोस्तों के साथ पार्क में पिकनिक मनाने गए। साथ में घर से ले गए अच्छी अच्छी खाने की चीजें और तरह तरह के खेलों का सामान। उन्होंने पिकनिक में खूब मजा आया। उन्हें खेले खेल में कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। जब घर लौटने का समय हुआ तब सामान बटोरने लगे। तभी अंजलि की नजर उन सब सामग्री पर पड़ी जो उन्होंने वहां फैलाई थी। कहा जा रहा है कि यहाँ अंजलि उत्कर्ष पिकनिक मनाने जाते हैं और पिकनिक मना लेते हैं और पिकनिक मनाने में बहुत सी वस्तुएं ले जाते हैं। तो वस्तुएं सब शाम हो जाता है तो उन्हें वस्तु को इधर उधर छितराए हुए रहते हैं, फेंके रहते हैं, तो उन्हें समेटना रहता है। तो वही समेटने के बारे में सोचते हैं। कहीं पॉलिथीन बैग है तो कहीं टॉफी का कागज है, कहीं संतरे व अन्य फलों के छिलके हैं तो कहीं सब्जियों के छिलके। यह सब देखकर अंजलि बोली, हमें ऐसी गंदगी फैलाकर नहीं जाना चाहिए। उत्कर्ष ने भी कहा, चलो हम चलो, तुम कूड़ादान ढूंढो, हम सब कूड़ा जमा करते हैं। सब बच्चे कूड़ा जमा करके ले लगे। इतने में अंजलि की आवाज आई, अरे क्या, यह क्या, यहाँ तो दो कूड़ादान है, एक हरा और एक नीला, कूड़ा किसमें डाले। उन लोग बच्चे, ढेर सारे बच्चे वहां पे थे और सभी कूड़ा जमा करने लगे। कूड़ा जमा करने के बाद सब कूड़ा तो जमा कर लेकिन उनके बाद उनको समझ में नहीं आना आया कि कूड़ा डाले कहाँ। फिर उन्होंने डस्टबिन ढूंढा, कचरे का डब्बा ढूंढा तो कचरे का डब्बा तो मिल गया लेकिन कचरे का डब्बा दो मिला। एक था हरे कलर का, एक था नीले कलर का। तो उन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि कूड़े कहाँ डालें, कूड़ा या कचरा कहाँ डालें। इतने में एक बुजुर्ग बच्चों के पास आए। इतने में एक बुजुर्ग कहने का मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति वहां बच्चों के पास आए। वे पार्क में टहल रहे थे और उन्होंने बच्चों की बातचीत सुन ली। उन्होंने मुस्कुराकर बताया कि उन्हें कूड़े को अलग अलग करके कूड़ेदानों में डालना चाहिए। हरा कूड़ेदान में जिस पर सड़ने वाला कूड़ा लिखा है उस कूड़े के लिए जिसके विघटन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा हो सकता है। ऐसे कूड़े को कुछ उदाहरण है फलों एवं सब्जियों के छिलके। कहने का मतलब बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि कूड़ेदान पे लिखा हुआ था सड़ने वाला कचरा, नहीं सड़ने वाला कचरा। तो सड़ने वाला कचरा जो है उसे डालना है। सड़ने वाला कचरा जो भी कचरा सड़ जाता है यानी प्राकृतिक विघटन। प्राकृतिक विघटन कहने का मतलब जो अपने आप गल जाता है। जो कहने का मतलब जैसे कि पत्ती है, सब्जी है, इससे कुछ दिन के बाद इससे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसे मतलब इस सूक्ष्म जीव से उसे तोड़ तोड़ कर मिट्टी बना देते हैं। जैसे पत्ती जो रहती है वो जो सड़ गल जाती है तो धीरे धीरे मिट्टी बन जाती है। तो ये प्राकृतिक मतलब अपने आप हो जाता है, तो इसलिए इसे प्राकृतिक विघटन कहते हैं। विघटन मीन्स होता है टूटना। छिलके, कागज, गत्ता और लकड़ी के छीलना। नीले कूड़ादान जिस पर नहीं सड़ने वाला लिखा था उसमें वे कूड़ा डालते हैं जिसमें प्राकृतिक तरीके से अपघटन नहीं हो सकता। कुछ कीड़े हैं, कुछ जो कचरे हैं उसे प्राकृतिक तरह से अपघटन नहीं होता। जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को आप कितना दिन भी छोड़ दीजिएगा प्लास्टिक उसी तरह रहेगा, सड़ेगा गलेगा नहीं। और तो वही तो जो सड़ता नहीं गलता नहीं है तो उसे प्राकृतिक अपघटन नहीं कहते। अपने से सड़ा गला नहीं, इसका मतलब अपने से प्राकृतिक अपघटन नहीं हुआ। अपघटन प्राकृतिक रूप से टूटा नहीं। अगर होता भी तो हो सकता है, अगर होता भी तो बहुत धीरे धीरे, जैसे प्लास्टिक, धातु, कांच आदि। अंजलि, उत्कर्ष एवं अन्य बच्चों ने बुजुर्ग की मदद से कूड़ेदानों में अलग अलग कूड़ा डाला और अपने घर चल दिए। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रतिदिन हमारे घर से निकलने वाले कूड़ा करकट कचरा कहाँ जाता है? घर से बाहर फेंके जाने के बाद उसका क्या होता है? यदि यह लगातार कई दिनों तक जमा रहे तो क्या होगा? हमें हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? तो प्रतिदिन हम लोग के घरों से जो कूड़ा करकट निकलता है वो प्रायः प्रायः जो हम लोग के गांव में नगर पालिका या जो भी होता है, शहरों में, गांव में भी कुछ होता है, तो वहां से सवेरे कचरे वाले सब आते हैं और कचरे लेकर चले जाते हैं। और कचरे ले जाने के जो हरा वाला कचरा होता है उससे खाद बनता है और जो
जो बिना सड़ने वाला कचरा होता है, उससे हमें नए वस्तु फिर से बनाते हैं। अब देखिए, स्थान और निकलने वाली बेकार सामग्री। घर से क्या निकलता है? तो घर से हम लोग सब्जी का छिलके, टॉफी के रैपर, टॉफी के छिलके, कुछ टॉफी के छिलके इत्यादि निकलते हैं। अस्पताल से क्या निकलता है? सिरिंज निकलता है, नीडल निकलता है, पाइप निकलता है, ये सब निकलता है। सब्जी बाजार से क्या निकलता है? तो सब्जी के छिलके निकलते हैं, डलिया का टूटा हुआ निकलता है, रस्सी निकलता है। स्कूल से क्या निकलता है? तो स्कूल से फटे हुए कागज निकलते हैं, टूटा हुआ डेस्क निकलता है, कलम के टुकड़ा निकलता है, पेंसिल का जो पेंसिल को छील के रखते हैं वो निकलता है। होटल से क्या निकलता है? तो खाना निकलता है, जो आदमी को खाने में गिर जाता है वो खाना रहता है। खाना के साथ साथ सब्जी का छिलका वगैरह भी रहता है, उसके साथ प्लेट रहता है। ऑफिस से क्या निकलता है? ऑफिस से भी कागज निकलता है, कलम का, लैपटॉप, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब का निकलता है। कारखाना से जहरीली गैस, धुआं, गंदा पानी निकलता है। प्राय हम देखते हैं कि इस बेकार सामग्री जैसे रसोई का कूड़ा करकट, खिलौने, पुराने कपड़े, जूते, चप्पल, पॉलिथीन आदि को लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। इससे वातावरण दूषित हो जाता है। इस बेकार सामग्री से निम्नलिखित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि ये सब जो हम लोग के घर से निकलता है, जो कूड़ा करकट निकलता है, शहर में तो कुछ अब भी बहुत जगह शहर में भी फेंक देते हैं लोग, जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। तो जहाँ तहाँ फेंक देते हैं तो इससे क्या होता है? वातावरण दूषित हो जाता है। दूषित कहने का मतलब गंदा हो जाता है वातावरण। हमारे आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, जो हमारे आसपास में जो हवा, मिट्टी, जल जो भी रहते हैं वो गंदा हो जाते हैं। इस बेकार सामग्री के निम्नलिखित दुष्प्रभाव का मतलब कह रखा है बुरा प्रभाव। इसके बहुत से बुरे प्रभाव हैं। जैसे वायु, जल एवं भूमि का प्रदूषण, यानी पहला है वायु, जल एवं भूमि का प्रदूषण। वायु, जल एवं भूमि का प्रदूषण कहने का मतलब है, जैसे वायु में भी यदि सड़े गले चीज या तो धुआं, सड़े गले चीज यदि उसके गंध निकलते हैं तो वायु में चले जाते हैं, उससे वायु प्रदूषित होता है, वहां पे जाने वाले को गंध लगता है। जल में चला जाता है तो जल प्रदूषित हो जाता है। अब कुछ जो भूमि में रहते हैं तो भूमि प्रदूषित हो जाता है। वो पर वहां पर सब्जी के इत्यादि नहीं रोप सकते क्योंकि वहां पर प्लास्टिक वगैरह फेंका हुआ रहता है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वातावरण की सुंदरता नष्ट हो जाती है। वातावरण की सुंदरता नष्ट करने का मतलब वहाँ आसपास कचरा देखने में ठीक थोड़ा ही लगता है। वहाँ का वातावरण जो होता है वो ठीक ठाक नहीं लगता, उससे उसका सुंदरता नष्ट हो जाता है। आजकल पूरे देश में के अधिकांश शहर एवं गांव भी कूड़े के निपटान की समस्या का सामना कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम कचरे के निपटान के लिए ऐसे तरीके सोचें जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं एवं गांव शहर को साफ सुथरा रख सकें। आजकल पूरे देश में अधिकांश शहर, मतलब ज़्यादा से शहर में, गांव में भी कूड़े निपटान की समस्या का सामना, कूड़े निपटाने के लिए लोग समस्या का सामना कर रहे हैं, यानी कूड़े निपटाने में लोगों को परेशानी हो रही है। इससे क्या है? इसलिए सब लोगों को कूड़े करकट या कचरे निपटाने के लिए सोचना चाहिए, और इस तरह से सोचना चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और हमारा गांव साफ सुथरा भी हो जाए। तो कचरों में फेंके जाने वाली चीज़ें में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका विघटन आसानी से हो जाता है, उन्हें जैव विघटनीय पदार्थ कहते हैं। यानी कहने का मतलब कचरा में कुछ जो वस्तुएं होती है वो आसानी से सड़ गल जाती है। सड़ गल कैसे जाती है? सड़ गल जाती है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसे विघटित कर जाते हैं, विघटित में तोड़ देते हैं। तो जो अपने आप से चुप, इसीलिए इसे लिखा गया है जैव विघटनीय पदार्थ। जैव मन जीव जंतु और विघटनीय में तोड़ने वाला पदार्थ। तो जिनका विघटन आसानी से जीव जंतु के द्वारा हो जाता है, जीव जंतु कहने का मतलब सूक्ष्म जीव के द्वारा हो जाता है, उसे हम जैव विघटनीय पदार्थ कहते हैं। और वैसा पदार्थ जिनका विघटन प्राकृतिक तरीके से नहीं होता है या बहुत ही लंबे समय में होता है, उसे जैव अविघटनीय पदार्थ कहते हैं। यानी कुछ चीज़ें होता है उसका वो कितना भी अब देर तक फेंक दीजिए तो वो सड़ता गलता नहीं, वो उसी तरह से रहता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या प्रभाव पड़ता भी है तो बहुत दिनों के बाद पड़ता है।
तो उसे हम जैव अभिघटनीय। अभिघटनीय करना मतलब क्या कि जिसे जीव जंतु तोड़ नहीं सकते, यानी सूक्ष्म जीव जिसको तोड़ नहीं जा सकते। सूक्ष्म जीव किसको कहते हैं? वैसा जीव जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। आइए हम एक प्रयोग करके देखें कि कूड़े में पाए जाने वाले अलग अलग वस्तुओं के विघटन में कितना समय लगेगा। आवश्यक सामग्री। अब इसके लिए एक क्रियाकलाप करना है। इस क्रियाकलाप के लिए आपको सामग्री क्या क्या लेना है? तो रसोई घर का कचरा लीजिए, जैसे फल एवं सब्जी के छिलके लीजिए, अंडे के खोल लीजिए, बचा हुआ भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र, कागज एवं कागज की थैलियां लीजिए, ठोंगा लीजिए, सूखी पत्तियां लीजिए, कपड़े के टुकड़े, पॉलीथीन की थैलियां, टूटे कांच, एल्युमिनियम के रेपर्स, कीलें, पुरानी चप्पल, जूते एवं टूटे खिलौने, बड़े गमले, फावड़ा लीजिए। फावड़ा जिसे हम कुदाल कहते हैं। स्कूल में खेल के मैदान में कोई ऐसा जगह ढूंढिए जहाँ बच्चे ना खेलते होंगे, यानी स्कूल में ऐसा जगह जोड़िए जहाँ बच्चे नहीं खेलते हैं होंगे। कुछ ऐसा जगह होता है जो बच्चे नहीं खेलते हैं, जो साइड जो मतलब कि साइड का जगह होता है, मतलब कि जो स्कूल के जो बिल्डिंग होता है, स्कूल के जो मकान होते हैं उसके जो पीछे का जगह होता है, ये सब जगह में बच्चे नहीं खेलते हैं। तो उस जगह को चुनना है और इस जगह पर 4 अलग-अलग गड्ढे फावड़े से खोदिए। यानी फावड़े कहने का मतलब 4 अलग गड्ढे कुदाल से खोजिए। गड्ढे करीब 1 फुट गहरे, 1 फुट लंबे और 1 फुट चौड़े होने चाहिए। तो गड्ढे की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऊंचाई यानी कि गहराई कितनी होनी चाहिए? 1 फीट गहरा होना चाहिए, 1 फीट लंबा होना चाहिए और 1 फीट चौड़ा होना चाहिए। अब इन गड्ढों को अलग-अलग कचरे डालें। अब इन गड्ढों में क्या करना है? अलग-अलग कचरे डालना। अब कचरे डालने का मतलब सब कचरे को छाँट लेना है और किसी मतलब अलग-अलग जो 4 गड्ढे हम लोगों को खनना है, वो चारों गड्ढे में अलग-अलग कचरे डालना है। जैसे पहले गड्ढे में हम लोग को फल, सब्जी के छिलके, बचा हुआ भोजन एवं पत्तियाँ इत्यादि को डालना है। पहला जो गड्ढा है उसमें हमको क्या डालना है? फल डालना है, सब्जी के छिलके डालने हैं, बचा हुआ भोजन डालना है, पत्ती डालना है। दूसरे गड्ढे में जो दूसरा गड्ढा खोजे उसमें क्या डालना है? काँच डालना है, लोहे की कील, प्लास्टिक के थैलियाँ व ऐसी ही यानी बेकार चीज़ें डालना है। तीसरे गड्ढे में कागज, कागज की थैलियाँ, समाचार पत्र, कपड़े के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े इत्यादि डालना है तथा चौथे गड्ढे में टूटे खिलौने, रबड़ व चमड़े के पुराने चप्पल, जूते आदि डालने हैं। अब सभी गड्ढों को मिट्टी से भर दीजिए और उन पर ऊपर थोड़ा पानी छिड़क दीजिए। यानी सभी गड्ढों को मिट्टी से भर दीजिए और उस पर थोड़ा बहुत पानी छिड़क दीजिए और गड्ढे गड्ढे को पहचानने के लिए वहाँ पर लिख दीजिए या फिर वहाँ पे लकड़ी गड़ कर पहचान कर किसी तरह पहचान कर सकते हैं कि ताकि उससे पता चले कि पहले इसमें क्या क्या हम डाले हैं। एक सप्ताह के बाद कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर, अब एक सप्ताह बाद क्या कीजिए? फावड़ा की मदद से यानी कुदाल की मदद से कचरे से के ऊपर से मिट्टी हटाइए। कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना तो उससे दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरा पूर्ण रूप से गल गया है। यानी कचरा की यदि दुर्गंध नहीं आती, यानी वहाँ से दुर्गंध नहीं आता है, तो इसका मतलब हुआ कि कचरा गल गया, पूरी तरह से मिट्टी बन गया, यानी पूरी तरह से मतलब टूट गया। लेकिन यदि जहाँ पे कुछ कुछ गंध आता है तो इसका मतलब पूरी तरह से नहीं टूटा। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इस प्रकार एक सप्ताह के अंतर पर इनका अवलोकन करके नोट बनाइए और बताइए कि कौन से कचरे, यानी इसको क्या करना है कि प्रत्येक सप्ताह, एक सप्ताह, दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह, चौथे सप्ताह, इसी तरह करके देखते रहना है कि कितना दिन में ये गलते हैं, कचरा गलता है या पूरी तरह से मतलब कि गलता है या प्राकृतिक रूप से घटित होता है या नहीं घटता है। तो अब 1 नंबर गड्ढे में क्या है? पूर्णतः गलने वाले हैं। तो पूर्णतः गलने वाले में क्या होते होंगे? तो पूर्णतः गलने वाले में आपके होंगे, पहला गड्ढा है जो पूरी तरह से गल जाएगा। यानी पहले पूरी तरह से गल के कौन जाएगा? तो पहले गड्ढे जिसमें फल, सब्जी के छिलके, बचा हुआ भोजन, पत्तियाँ हैं। तो ये 1 सप्ताह में आसानी से गल जाएगा। दूसरा है में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कोई परिवर्तन किसमें नहीं होगा? तो ये दूसरे नंबर के गड्ढे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दूसरे गड्ढे में क्या था? कांच, कांच को आप फेंक देते तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लोहे की कील में भी परिवर्तन होता है, प्लास्टिक की थैलियाँ ये सब भी परिवर्तित इस सब चीज़ों में नहीं होता है। अब तीसरा में है काफ़ी हद तक गलने वाले, यानी कुछ कुछ गल जाते हैं, मतलब ज़्यादातर उसके गल जाते हैं। उसमें क्या आएगा? तो उसमें आएगा आपका
उसमें आपका आएगा कागज, कागज भी गल जाते हैं, कागज की थैलियाँ भी गल जाती है, समाचार पत्र भी जल जाते हैं, कपड़ों के टुकड़े भी कभी कभी गल जाते हैं और लकड़ी के टुकड़े भी इत्यादि गल जाते हैं। और एक है जिन पर बहुत ही आंशिक रूप से गलने वाला, आंशिक रूप से मतलब हल्का फल्का गल गए, वो हल्का फल्का गलने वाले कौन आएंगे, हल्का फल्का गलने वाले वही चौथा गड्ढा वाला जो होगा, चौथा खाना वाला जो बच गया वही होगा। चौथे गड्ढे में टूटे खिलौने, रबड़ व चमड़े के पुराने चप्पल आदि, ये सब हल्का फल्का गलता है और नहीं गलता है। अब क्या करना है, अपने अवलोकन के आधार पर, अवलोकन माने कि आप देखते रहिए, इसके आधार पर 18.2 को भरिए, आपने एवं अपनी नोटबुक में लिखिए। जो कचरा गल नहीं पाया उसे जलाना और फेंकना नहीं चाहिए, जो कचरा नहीं गल पाया उसको ना जलाना, बहुत लोग जला देते हैं लेकिन जलाना और फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जलाने से क्या होता है, दुर्गंध आता है, और फेंकने से क्या होता है, सब सामान प्रदूषित हो जाता है। और उसमें कुछ उपयोगी सामान होते हैं, उससे क्या देता है, कबाड़ी खानों में भेज देना चाहिए। कबाड़ी खानों कहने का मतलब जो होता है वैसा जगह जहाँ पर ये सब टूटे फूटे सामान को रखा जाता है, और जो उसे कबाड़ी खाना कहते हैं। ऊपर के प्रयोग में यदि यहाँ पर क्या करना है कि जमा हुआ कचरा लिखना है और उसे कितना दिन में गला, 1 सप्ताह में गला, 2 सप्ताह में गला, 3 सप्ताह में गला, 4 सप्ताह के बाद गला या तो नहीं गला, इसे हमें देखना है। ऊपर के प्रयोग में यदि कचरा पूर्णतः गल गया हो तो उसे मिट्टी में मिला दीजिए। यदि कचरा पूरी तरह से गल गया हो तो उसे क्या कीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए, जिससे आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यदि जो कचरा पूरी तरह से गल गया उसको क्या कीजिए, मिट्टी में मिला दीजिए, और मिट्टी में मिलाने के बाद उसमें पौधे रोप दीजिए। अब देखिए कि पौधे में क्या परिवर्तन होते हैं। तो पौधे में आप रोकिएगा तो देखते हैं कि पौधे में पौधा तेजी से विकास करता है, और पौधे की तुलना में वो तेजी से विकास करता है, क्योंकि उसमें जो भी मतलब कि पदार्थ होते हैं जो पेड़ पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, जो मिल जाते हैं उसमें। जैसे पौधे में इस प्रकार के परिवर्तन मिट्टी में मिलाए गए हुए कचरे द्वारा आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति के कारण होता है। यानी कि पौधे में ये परिवर्तन क्यों होता है, पौधे आसानी से तेजी से क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि मिट्टी में मिलाए गए गीले कचरे, गले हुए कचरे, तो गले हुए कचरे में हम क्या डालें, हम लोग पहले सब्जी के छिलके डालें, तो सब्जी के छिलके में जो पौधे के लिए, पौधे को भी जो मिनरल, जो भी खनिज लवण की आवश्यकता होती है वो खनिज की पूर्ति इससे हो जाती है, तो उससे पौधा तेजी से विकास कर पाता है। पूर्णतः गलने वाले कचरे परिवर्तित होकर खाद बनते हैं, और ये जो पूरी तरह से गल जाते हैं तो इसे हम खाद बन जाते हैं बाद में, इसे हम क्या कहते हैं, कंपोस्ट खाद कहते हैं, कंपोस्ट खाद कहते हैं। और इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं, यानी खाद बनने की प्रक्रिया, यानी खाद बनने के खाद बनने के प्रोसेस, खाद बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। उपयुक्त तालिका 18.2 का अवलोकन कर तालिका 18.3 में अंकित करें। अब यहाँ लिखना है कि जिन्हें गलाया नहीं जा सकता, जिन्हें गलाया जा सकता, तो आपको सब्जी का छिलका गला सकते हैं, टूटा हुआ खिलौना नहीं गला सकते हैं, चप्पल नहीं गला सकते हैं, प्लास्टिक आप लोग नहीं गला सकते हैं, हम लोग कागज गला सकते हैं, अखबार का टुकड़ा गला सकते हैं। इसी तरह हम लोग पूरा भरना है कि किसे गला सकते हैं, किसे गला नहीं सकते हैं। तो क्रियाकलाप 2, प्लास्टिक हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक। आप बाजार में बहुत कुछ खरीद कर लाते हैं, अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए, इनमें से प्लास्टिक के बने हुए वस्तुओं को तालिका 18.4 में लिखिए एवं उनके उपयोग भी लिखिए। नहीं, प्लास्टिक से हम लोग बहुत सारे प्लास्टिक के वस्तुएं को भी खरीदते हैं, तो प्लास्टिक के क्या क्या खरीदते हैं उसका तालिका बनाना है। प्लास्टिक की बनी वस्तु का नाम, जैसे मग, मग या मग कहते हैं, उसका हम नहाने के उपयोग में करते हैं। बाल्टी, बाल्टी का भी हम नहाने या कपड़ा धोने या पानी रखने, पानी लाने के प्रयोग करते हैं। आपका पॉलीथीन, जो पॉलीथीन मतलब प्लास्टिक का पॉलीथीन होता है, उसमें हम लोग सामान लाते हैं, सामान खरीदते कर लाते हैं। कुर्सी, कुर्सी जिस पर हम बैठते हैं, क्या बोलते हैं, कुर्सी पे हम लोग बैठते हैं। आप लोग का हो गया बेंच, भी कुछ बना होता है, बेंच नहीं वो मतलब जो मेज या खटिया टाइप का होता है वो बना होता है, उस पर भी हम लोग बैठते हैं। इसी तरह और बहुत से हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन में घुल मिल गया है। इस तरह हम देखते हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन में क्या ये हो गया,
घुल मिल गया है। प्लास्टिक से हमें बहुत फायदे है, तो पर इसकी वजह से हमें परेशानी भी झेलनी पड़ती है। मतलब प्लास्टिक से हम लोग को फायदा तो होता है, जैसे कि आप यदि लोहे की कुर्सी खरीदिएगा तो उसको महंगा मिलेगा, लकड़ी का खरीदिए तो और महंगा मिलेगा, लेकिन प्लास्टिक की कुर्सी आसानी से हर कम दाम में हमें मिल जाती है। और वो बरियार भी होता है, मतलब कि थोड़ा बरियार भी होता है। बरियार करने का मतलब वो थोड़ा टिकाऊ भी होता है और वो हल्का भी होता है, तो इससे बहुत ठीक ठाक है। लेकिन इससे हमें परेशानी भी होती है। क्या प्लास्टिक के वस्तु का उपयोग हम लंबे समय तक कर पाते हैं? फेंकने के बाद प्लास्टिक के कचरे का क्या होता है? तो फेंकने के बाद प्लास्टिक कचरे का कुछ नहीं होता, वो ऐसे ही रहता है। प्लास्टिक की कई चीज़ों की उपयोगिता बहुत कम समय के लिए ही होती है और वह जल्द ही कूड़े में फेंक दिए जाते हैं। ऐसे 10 प्लास्टिक की वस्तुओं का नाम लिखें जो एक हफ्तों से कम ही में अनुपयोगी हो जाती है। जैसे एक हफ्ते के कम ही में अनुपयोगी क्या हो जाती है, तो आप देखिए प्लास्टिक जो पॉलीथीन लाते हैं, वो आप लोग एक सप्ताह से भी ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते। लाते हैं और उसमें सब्जी का छिलका या कूड़े कचरे के भरते हैं और उसे फेंक देते हैं। तो इस तरह से और बहुत से सामान हैं जो उसको हम एक सप्ताह या 1-2 दिन का हम उपयोग करते हैं और उसे फेंक देते हैं। जैसे प्लास्टिक का आपको जो प्लास्टिक का आपको बिस्कुट होता है, चॉकलेट होता है, ये सब का जो रैपर होता है, हम लोग 1 घंटा में खाते हैं और उसे फेंक देते हैं। आप बाजार से सामान खरीद कर किस चीज़ में लाते हैं? आपने देखा होगा कि लोग प्रायः अपने घर के कचरे को पॉलीथीन की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले में घूमने वाले पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः कचरे के साथ पॉलीथीन की थैली भी निगल जाते हैं। कभी तो इसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि जो पशु होते हैं, जो क्या होता है कि उसमें भोजन फेंका हुआ रहता है, सड़ा गला छिलका, तो उसे खाने के चक्कर में क्या होता है कि उसे वो खाने के चक्कर में पॉलीथीन में फेंका हुआ रहता है, तो पॉलीथीन भी खा लेते हैं। और पॉलीथीन भी खा लेते हैं तो पॉलीथीन की थैली भी खा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, उन्हें परेशानी होती है, बीमार पड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़क तथा अन्य स्थानों पर आसानी पूर्वक फेंकी गई ये पॉलीथीन की थैलियाँ अक्सर नालों तथा सीवर में पहुंच जाती है। और ये मतलब कि थैलियाँ जो होती है वो क्या हो जाती है, नाले का और सीवर में पहुंच जाती है, और उससे क्या होता है कि नाला बंद रुक जाता है, नाला में पानी नहीं बह पाता है। नाला के रास्ते में आपको कचरा रहेगा तो कैसे पानी बहेगा? फलस्वरूप क्या होता है, नाला अवरुद्ध हो जाता है। अवरुद्ध करने का मतलब रुक जाता है और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। और इससे क्या होता है कि जब बारिश होती है या तो पानी आप लोगों के घर से निकलता है तो सड़क पे पानी आ जाता है। भारी वर्षा के समय नाले के जाम होने से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और भारी जब वर्षा होती है तो उससे क्या होता है, नाले के जाम होने की स्थिति हो जाती है। जमीन या मिट्टी में भी पॉलीथीन के जमा होने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि इस कारण मिट्टी से पानी का सही निकास नहीं हो पाता। क्या होता है कि जब मिट्टी में भी आप लोग ये पॉलीथीन को फेंक देते हैं या तो गाड़ देते हैं, तो क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति यानी मिट्टी को किसी भी चीज़ को उपजाने की जो शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। ये क्यों होता है? क्योंकि अब मिट्टी से पानी नहीं निकलेगा, तो पानी नहीं निकलेगा तो मिट्टी सूखेगी नहीं, मिट्टी सूखेगी नहीं तो इसमें गला कचरा ये सब मिलेगा नहीं। फिर उसमें हवा हवा जो होगा, हवा घुसेगा नहीं मिट्टी के बीच में, हवा घुसेगा नहीं, तो ये उर्वरा नहीं रह पाता। पॉलीथीन से होने वाली इन हानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसके उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया है। पॉलीथीन से जो सब होता है, बीमारी या हानि होता है, इसको देखकर सरकार ने प्रतिबंध मैंने इससे रोका है। पहले देखते हो कुछ दिन पहले पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा था। जो सब्जी बेचने वाले होते थे वो पॉलीथीन में नहीं, वो कपड़े की झोली में कपड़े देते थे। मतलब कपड़े की झोली में आप लोग को सब्जियां वगैरह देते थे। समाज में इसका उपयोग कम से कम किया जाए, इसके लिए हम सभी को सहयोग आवश्यक है। सरकार करेगी और हम सबको भी साथ मिलकर पॉलीथीन का उपयोग न के बराबर कम से कम करना चाहिए। पॉलीथीन और प्लास्टिक के कम से कम उपयोग के लिए एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। एक अभियान चलाने कहने का मतलब सब आपस में जागरूक होने की आवश्यकता है और सभी को कोशिश करने की आवश्यकता है कि हम प्लास्टिक या पॉलीथीन की जगह पर किसी दूसरे चीज़ का उपयोग करें। आइए देखें कि प्लास्टिक और पॉलीथीन का उपयोग कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी इसके लिए हम लोग क्या क्या करें तो पॉलीथीन और प्लास्टिक के उपयोग कम हो जाएगा। जैसे बाजार से हम जाते समय घर से कपड़े अथवा जूट के थैली लेकर जाएं। जैसे बाजार जाते हैं तो आपको पता है कि बाजार जाते समय हम लोग को
सामान खरीद के लाना है तो पहले से ही झोला रख लीजिए, और झोला कहने जो कपड़ा अथवा जूट के थैली लेके जाइए। दुकानदार से कोई चीज़ प्लास्टिक के थैली में ना लीजिए, उन्हें कहें कि वे कागज़ के थैली या ठोंगा का इस्तेमाल करें। और दुकानदार से प्लास्टिक की थैली नहीं लेना, उसे कागज़ का ठोंगा थैली का ठोंगा लेना है। खाद्य पदार्थों को रखने के लिए प्लास्टिक थैलियों का उपयोग न करें। प्रायः देखा जाता है कि जैसे समोसा होता है, समोसा का चटनी होता है, ये सब हम लोग ले आते हैं प्लास्टिक के थैले में, तो प्लास्टिक के थैले में हम लोग को नहीं लाना है। ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें जो एक बार इस्तेमाल करके फेंक दी जाती है, जैसे प्लास्टिक के गिलास, बोतल, कप, प्लेट, चम्मच आदि। प्लास्टिक के गिलास होते हैं जो एक बार में आप लोग यूज करके फेंक देते हैं, तो उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। बोतल या कप, प्लेट, चम्मच का उपयोग नहीं करना चाहिए। उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की चीज़ों को इधर उधर ना फेंकें, और इसको उपयोग के बाद भी यदि उपयोग कर भी लेते हैं तो इसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसे एक निश्चित जगह रख देना चाहिए, या तो किसी को जो कबाड़ी वाले रहते हैं उन्हें दे देना चाहिए। प्लास्टिक को कभी भी जलाएं नहीं, क्योंकि जलाने पर इनसे खतरनाक गैसें निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। प्रायः प्लास्टिक को देखते हैं कि सभी लोग जमा करके उन्हें जलाने लगते हैं, और जलाने लगते हैं तो उनसे जो हवा निकलती है, मतलब वो जो गैस निकलती है, वो बहुत ही खतरनाक होती है, हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती है, इससे बीमारियां भी हो सकती है। प्लास्टिक के थैलियों को सड़क और नालियों पर न फेंकें। प्लास्टिक के थैलियों को सड़क और कचरा तो थैली सड़क और नाली पर फेंकना ही नहीं चाहिए। कचरा को तो क्या करना चाहिए, कचरा को जो आते हैं सवेरे सवेरे जो आते हैं कचरा लेने वाले, उन्हें दे देना चाहिए। प्लास्टिक के कम से कम उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करें, लोगों को समझाएं। जो लोग अशिक्षित हैं उन्हें समझाएं कि इससे क्या क्या बीमारी हो सकती है। प्लास्टिक की बेकार चीज़ों को कबाड़ी वालों को बेच देना चाहिए, ताकि प्लास्टिक का पुनः चक्र न हो सके। यानी प्लास्टिक को क्या करना चाहिए, कबाड़ी वालों को बेच देना चाहिए। तो कबाड़ी वालों को बेचने से क्या होगा, कबाड़ी बेच देने से क्या होगा, वो अच्छे से इसे उपयोग कर अपने पुनः चक्र में यानी फिर से उसे बना पाएंगे। कचरा प्रबंधन के उपाय। हम यह जानते हैं कि आजकल विभिन्न प्रकार के कचरे से काफ़ी परेशानियां खड़ी हो रही। यदि कचरे के सही निपटान करने के प्रति सतर्कता नहीं बढ़ती तो आने वाले समय में यह समस्या और भी गंभीर हो जाए। अभी भी हम लोग कचरे की परेशानी से काफ़ी जूझ रहे हैं, लेकिन अभी भी स्वच्छता अभियान भी चला है, तो स्वच्छता अभियान के तहत भी हमें कचरे की समस्या का समाधान करने के लिए सोचना चाहिए। इसलिए इन कचरे के को जिसमें प्लास्टिक भी शामिल है, को निपटाने के लिए 4 उपाय सुझाए गए हैं। इन 4 उपाय हम लोग को